बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने लोगों की फीलिंग को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड की ओर से अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां पर होने वाले मौलवी और फोकनिया के एग्जाम को बहरहाल टाल दिया गया है। 22 जनवरी और 23 जनवरी के दिन बोर्ड की ओर से जो मौलवी और फोकानिया की परीक्षा होने वाली थी वो अब क्रमशः 29 जनवरी और 30 जनवरी को होगी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए पूरे राज्य में लगभग 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड की ओर से पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और क्वेश्चन को सेफ स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कि उनका सेंटर जो है वो हस्ब मामूल पिछले तरह से देखा गया है कि गया में होता है, वहाँ पे सेंटर भी दिया गया है। तो उन लोगों की मजबूरी को देखते हुए और हालात को देखते हुए हम लोगों ने इसे 2 दिन की स्पेशल। तो मौसम ठीक भी हो गया, आज से ठीक होने लगा। कल तक कोल्ड वेव था, कल आपने ऐलान किया कि नहीं 22 से ही लेंगे एग्जाम। हमें गए और सब लोग पेज पे छपा हुआ है कि पहले ही उसी डेट पर। हम तो चाहते थे कि सारे प्रोग्राम हमारे सारे एग्जाम ऑन टाइम हो। तो मौसम भी और बिहार एजुकेशन बोर्ड इसके बाद का एग्जाम लेगा, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का है, उसके बाद हमारा रमज़ान है, उसके बाद से ईद की छुट्टी है, फिर हम लोग चुनाव में चले जाएंगे। तो किसी तरह से आवाम की फीलिंग्स को देखते हुए बहुत सारे पार्टी के लीडर भी मुझे फ़ोन किए कि इसको रिकंसीडर किया जाए। तो उन तमाम लोगों के फीलिंग्स को देखते हुए हम लोगों ने गुंजाइश निकाली कि किसी भी तरह से 2 दिन हम लोग इसको आगे बढ़ा दें, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बातचीत हो गई है। सारे जिला के डीएम एसपी को उन्होंने खबर दे दी है कि 2 दिनों का एग्ज़ाम बढ़ गया, कि उनका सेंटर जो है वो हस्ब मामूल पिछले तरह से देखा। बिहार सरकार जमीन मालिकों के जमीन को आधार से लिंक करने का काम तेजी से कर रही है ताकि कोई भूमाफिया अवैध तरीके से जमीन का दाखिल खारिज ना कर सके। ये जानकारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने मुजफ्फरपुर के नगर भवन सभागार में 16 प्रखंडों के 454 वास भूमिहीन लाभुकों के बीच वास गीत और बंदोबस्ती पर्चा का वितरण करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार में ऑपरेशन बसेरा पार्ट 2 के तहत बिहार 1,10,000 से अधिक भूमिहीन को चिन्हित कर रहा है और हर हाल में आगामी 2024-25 में भूमिहीनों को जमीन मुहैया करा देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो ऑपरेशन बसेरा पार्ट 1 में भूमिहीनों को, वास रहित भूमिहीनों को जो सुटेबल कैटेगरी के हैं उनको पर्चा दिया गया। ऑपरेशन बसेरा 2 शुरू है और इसके तहत व्यापक स्तर पर हर हलके में जो भी वास रहित भूमिहीन है उनकी खोज हो रही है। वहाँ के हल्का कर्मचारी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से सरकार के डेटा बैंक में उसको अपलोड किया जा रहा है। उसके हिसाब से लगभग 1,10,000 के लगभग लोग अभी तक बिहार में वास रहित भूमिहीन पाए गए हैं और भी खोज जारी है। सरकार ने फैसला किया है कि 2024-25 में कोई भी बिहार में ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास एक धुर भी जमीन। मधेपुरा में ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र के अपहरण मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं अपहृत छात्र को कुछ घंटे बाद ही सकुशल बरामद किया है। इसके साथ ही 4 अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपट्टी गांव निवासी 15 वर्षीय छात्र आशीष कुमार के अपराधियों द्वारा बीते 19 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। अपहृत छात्र ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। इसी बीच एक लग्जरी कार पर सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। घटना के बाद लगातार अपराधी परिजनों के मोबाइल पर फोन कर 50 लाख की फिरौती का डिमांड करने लगे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अपहृत छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है। 7 बजे पढ़ने जाते थे सुबह मुरलीगंज। तो आज कल 19 तारीख को हम जा रहे थे वैसे ही पढ़ने। तो एक
गाड़ी आया टाटा टैगो, जिसमें एक 4 आदमी बैठे थे और वो मेरा नाम पूछा, तुम्हारा नाम आशीष कुमार है? तो मैंने बता दिया हाँ मेरा नाम आशीष कुमार है। फिर वो बोला कि गाड़ी में बैठो, मैंने बोला कि क्यों बैठे? तो वो सब ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाकर बिहारीगंज की तरफ ले गए और उसके बाद मेरे आँख पे पट्टी लगाकर कहाँ ले गए मुझे पता नहीं है। फिर हमको 1-1.5 घंटा के बाद फिर हमको मोटरसाइकिल पे बिठा के मुरलीगंज थाना अंतर्गत रतनपट्टी गांव के विष्णुदेव शाह के पुत्र 15 वर्षीय पुत्र हैं आशीष कुमार, एक प्रतिदिन की तरह कल भी ट्यूशन के लिए जा रहे थे। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आया और ये 3 लड़के के साथ में थे और इनका नाम पूछ करके कि आपका नाम आशीष कुमार है? तो बोला कि हाँ। उसके बाद उनको ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठा करके बिहारीगंज की तरफ लेकर के भाग गए। उसके बाद में इनके साथ जो बच्चे थे वो घर वालों को आकर के बताया कि ऐसी घटना हुई है। फिर घर वालों को करीब 11 बजे के आसपास में एक फ़ोन कॉल आता है कि आपका बच्चा हमारे पास में है, 50 लाख रुपया फिरौती के रूप में हमें दीजिए, तब आपके बच्चा को हम लोग छोड़ेंगे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। उसके बाद उनके घर वाले घबरा गए और हमें भी फ़ोन करके बताया, थाना को भी अविलंब सूचना मिला। हम लोग को जब जानकारी हुई इस घटना की तो मैं अपने DIG सर को इस संबंध में बताया कि एक अपहरण की घटना की सूचना मिल रही है। तो उन्होंने भी अपने स्तर से दिशा निर्देश दिए और उनके दिशा निर्देश के अनुसार मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परवेंद्र भारती जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO मुरलीगंज को रखा गया और इन्हें बताया गया कि आप अविलंब जाकर के पूरे घटना का पड़ताल कीजिए। मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली लोकसभा के सांसद वीणा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हुए हैं और कई कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मोतीपुर में 3 एथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया, जिसमें कई लोगों को रोजगार के साथ किसानों को अपना फसल यहीं मिल रहा है। पताही एयरपोर्ट शुरू करने के मामले में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है कि एथेनॉल के मोदी जी के रीजिंग में भी हमारे संसदीय क्षेत्र में 3 गो एथेनॉल का फैक्ट्री भी लगा है, जो किसानों के लिए बहुत उचित है। जो उनका जो बाहर जाके चावल गेहूं बेचते थे जो आज फैक्ट्री में चला जा रहा है। तो इसके लिए कॉरिडोर है, हमारा सुगौली से लेके हाजीपुर से लेके सुगौली तक रेल लाइन है जो बहुत जल्दी होने वाला है। मोतीपुर में है, साहेबगंज में जो कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ये सब बना रहे हैं। विश्वास है कि हमारे सरकार जन जन के काम के लिए प्रति हवाई अड्डा जो पताही है, कम से कम 3 बार हम विमान मंत्री जी से मिले भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जे वीणा जी सो आपके बिहार सरकार से कोई डिमांडे नहीं है, आपके यहाँ से पहले डिमांड करवाइए जो आपको पताही में एयरपोर्ट चाहिए, तभी तो हम कोई काम करेंगे। आप जाके पहले हम पूछे हमको कहाँ जाके कहना होगा, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से अगर आपका प्रस्ताव आता है तो आपके ज़िला में तब हम दे सकते। इधर लालू के करीबी विधायक किरण देवी के घर CBI की टीम पहुंची है। वहीं लालू से जुड़े बालू से जुड़े मामले में पूछताछ करने का नोटिस लेकर CBI की टीम पहुंची है। दिल्ली से आई 5 सदस्यीय टीम पहुंची है और पूर्व विधायक अरुण यादव से पूछताछ फिलहाल वहां पर करने पहुंची है। CBI की टीम अरुण यादव के घर पर पहुंची है और अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को CBI की टीम ने नोटिस की कॉपी सौंपी है।
खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खनुआराका गांव में देर रात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और जानकारी के अनुसार घर के सभी सदस्य सोए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए और गहने की चोरी कर ली है। वहीं उक्त घटनाक्रम को लेकर स्थानीय परबत्ता थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पाल ने बताया कि लिखित आवेदन मिलने के बाद पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगी। खाओ इतना चोरी उड़ी ना, एकदम लोग नीचे चोरी, सिलाई मशीन हुआ, हाँ। इंडस्ट्री हुआ, हाँ। इससे जेवर गहना भी ले गया, जेवरात भी लेके चला गया जी। अच्छा। और क्या कहते हैं वो कटबंदूक था, वो चिड़िया मारने वाला, वो ले गया। उधर दाव रखा था, वो सब भी उठा के ले गया है। अच्छा। और उसके बाद हमको खड़बड़ाने का आवाज आया तो हम उठे, तो हम उनको देखे नहीं, लेकिन वो लेके तब तक फरार हो गया। ये तकरीबन कितने बजे रात को हुई? लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे। खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां जिला उद्योग केंद्र रोहतास के महाप्रबंधक बने आशीष रंजन ने जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए उद्यमियों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देश और गांव के युवाओं को उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत उद्यमियों को सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग के द्वारा मुख्यतः अभी 4 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, दूसरा है PMEGP योजना, तीसरा है PMFME योजना, चौथा है बिहार स्टार्टअप योजना और पांचवा जो 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। लेकिन ये अभी स्टार्ट क्रियान्वयन नहीं हुआ है, लेकिन इसका ड्राफ्ट नोट सब तैयार हो गया है, हम लोग को चिट्ठी आ गई है। तो कुल मिला के इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी, इसमें क्या बेनिफिट है लोगों को? जैसे मैं आपको बताऊंगा, बिहार सरकार की योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 5 भाग में बटा हुआ है। पहला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, चौथा है मुख्यमंत्री EBC उद्यमी योजना और पांचवा जो इसी वर्ष शुरू किया गया है वो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसमें सारे में बेनिफिट एक ही है कि आपको 10 लाख की राशि सरकार मुहैया कराती है और जो 10 लाख की जो राशि होती है उसमें 5 लाख ही लौटाना होता है, 5 लाख लौटाना नहीं होता है। मतलब कि 5 लाख रुपए की राशि पूर्णतः माफ हो जाती है और जो 5 लाख रुपए लौटाना होता है वो आपको 84 किस्तों में लौटाना होता है और ये ब्याज मुक्त होता है। केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जो लाभार्थी का चयन होता है उनको मामूली 1% ब्याज पे लौटाना होता है ये 5 लाख की बची हुई राशि। यह है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अभी जो है PMFME योजना है एक। PMFME योजना में खाद्य प्रसंस्करण जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कोई युवा लोन लेना चाहता है उसके तहत हम लोग लोन देते हैं। इसमें हम लोग 35% की सब्सिडी देते हैं बैंक के माध्यम से और मैक्सिमम 10 लाख की सब्सिडी दी जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने लालू प्रसाद यादव और डिप्टी CM तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। जब पत्रकारों के द्वारा इस पर सवाल पूछा गया तो कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत पत्रकारों पर भड़क गए और उन्हें ही नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि मीडिया में अगर ऐसे सवालों को पूछने के लिए मीडिया प्रबंधन के सीनियर दबाव देते हैं तो बिहार में पत्रकारिता के अलावा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। एक बार उसे अप्लाई कीजिए और ये टेंशन से दूर भागिए। चर्चा रहा। देखिए, एक चीज आप लोग समझ लीजिए, हम लगातार सभी पत्रकार के साथियों से आग्रह किए हैं कि अगर आप लोगों को आपके हेड ऑफिस से कोई दबाव देते हैं इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए तो प्लीज़ बिहार में पत्रकारिता के अलावा बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, एक बार अप्लाई करिए और इस टेंशन से दूर भागिए। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये चर्चा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछने के लिए कोई दबाव देता हो तो आके शिक्षक बन जाइए। सम्राट कृषि विभाग में नौकरी निकल रही, सिपाही में हो रहा, दरोगा में हो रहा, BPSC में क्यों नहीं भरते हैं? इतने अच्छे प्रश्न पूछने की अगर कला है लोगों में, मुझे लगता है कि BPSC का परीक्षा भी निकाल लीजिए। मतलब पटना बुला लिया है।
अगर एक भी कोई फुटेज है आपके पास सच्चाई का, आप मुझे दिखा दीजिए, जो कहिएगा हम करने के लिए। आज लालू प्रसाद यादव जी और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के आवास में 2 घंटा बंद कमरे में मीटिंग की। बताइए क्या समझा रहे थे, मना रहे थे? बताइए कि जब सरकार बन रही थी और जब हम लोग बंद कमरे में मिलते थे उस समय आप लोग नहीं दिखा रहे थे, आज काहे दिखा रहे हैं सब लोग? भाई डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री है, बंद कमरे में नहीं मिलेंगे तो क्या गांधी मैदान में मिलेंगे पटना का? हम कृषि मंत्री है, हम लोगों से अपने चेंबर में बंद करके नहीं मिलेंगे तो क्या गांधी मैदान में मिलेंगे? 2024 चुनाव के पहले सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार भी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा कर दी है। जेडीयू की इस नई लिस्ट में सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं केसी त्यागी राजनीतिक सलाहकार और प्रवक्ता बने हैं। आलोक कुमार सुमन जेडीयू के कोषाध्यक्ष बने हैं और साथ ही जेडीयू के 11 नए राष्ट्रीय महासचिव के नामों की भी घोषणा की गई है। इसमें रामनाथ ठाकुर, मंगनी लाल मंडल, संजय झा, मोहम्मद अली, अशरफ फातमी, आफाक अहमद, श्री भगवान सिंह, राम सेवक सिंह, कहकशा परवीन, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान, इंजीनियर सुनील कुमार शामिल हैं। वहीं लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बेहद खास नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। राजीव रंजन प्रसाद, विद्यासागर निषाद, अनूप पटेल, दयानंद राय, संजय कुमार और मोहम्मद निशार को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही पूर्व विधायक राजीव रंजन को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। आपको बता दें कि इस नई टीम में नीतीश को मिलाकर 22 लोग शामिल हैं, जिसमें एक उपाध्यक्ष, एक सलाहकार, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता को शामिल किया गया है। पहले के मुकाबले इस बार टीम छोटी है और जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। वहीं ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते राष्ट्रीय टीम में रहे कई नेताओं की इस नई टीम से छुट्टी कर दी गई है। इधर भागलपुर में बीजेपी के द्वारा 24 तारीख को होने वाली जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान बीजेपी नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के सपने संजोए हुए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही धूमधाम से सभी जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रदेश में बहुत ही व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है, उसको लेकर यह आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और वो बचपन से ही बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे और यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बहुत अमूल्य योगदान रहा और 24 दिनों की उन्होंने जेल की भी यात्रा की। और आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के जो अनुयायी बने हुए हैं, जो बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, कुछ पार्टियां जो कि बिहार में राजद, कांग्रेस समेत जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, वो बिहार में कहते हैं कि वो कर्पूरी जी के बताए हुए रास्तों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज उनके द्वारा दलितों, शोषितों की आवाज को दबाया जा रहा है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिलन स्कूल पटना का ग्राउंड कर्पूरी जयंती के लिए बुक करके रखा था, लेकिन जदयू के द्वारा उसे अतिक्रमित कर आज व्यापक तौर पर अनाधिकृत रूप से वहां पर बैनर पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को इस कार्यक्रम को करने से रोक रही है। तो एक तरफ वो जननायक कर्पूरी के अनुयायी अपने आप को बताते हैं, दूसरी तरफ अधिकारों का हनन करते हैं। आपको सबों को मालूम होना चाहिए कि जो कर्पूरी जी जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उसमें जनसंघ का भी बहुत अहम योगदान था। कैलाशपति मिश्र जी उस समय के समेत और अन्य जो विधायकगण हैं, उनके सपोर्ट से जो जनता पार्टी की सरकार बनी, जनसंघ के ही कारण, उनके सहयोग के ही कारण
कर्पूरी जी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण का